वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है 2021 के लिए और 10 फरवरी को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 2021 में, यानी फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 41 अभी तक टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने, यह है टेस्ट नंबर 42। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मृदा दिवस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला ऑफिशियली मृदा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बिल्कुल हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक मृदा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों में मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला फर्स्ट आधिकारिक मृदा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। भारतीय नौसेना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है जिसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति करते हैं या एडमिरल करमवीर सिंह करते हैं वर्तमान में। अगला स्टेटमेंट है, छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है और भारत को हर साल 4 दिसंबर को देश भर में भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी आज 5 दिसंबर है, कल मनाया गया होगा तो बिल्कुल हर साल भारत में 4 दिसंबर को देश भर में भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है जिसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कमांडर इन चीफ के तौर पर सर्वोच्च सेनापति वही है ना। छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एकदम, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो भारत में हर साल 4 दिसंबर को देश भर में नौसेना की उपलब्धि और भूमिकाओं को चिन्हित करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा। वर्ष 2020 के लिए नौसेना दिवस की थीम क्या है? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव है। ठीक है, भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है जिसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के रूप में करते हैं। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट, क्या नाम था उनका? छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे नौसेना के प्रमुख कौन है करंट में? तो एडमिरल करमवीर सिंह है। और भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, यानी देश की आज़ादी के बाद ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा हायाबुसा 2 क्या है? नासा का कोई एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट है क्या? चीन का कोई स्पेस क्राफ्ट है क्या? जापान का कोई स्पेस क्राफ्ट है? या 30 किलोमीटर दूर स्थित कोई एस्टेरॉयड है क्या? क्या है हायाबुसा 2? ये है एक स्पेस क्राफ्ट, लेकिन किसका है? ना चीन का ना नासा का, फिर जापान का है, जापान का। तो ये है हायाबुसा 2। देखिए अंतरिक्ष से एक स्पेशल डिलीवरी आप लोगों के लिए धरती पर आ रही है। ये डिलीवरी लेकर आ रहा है जापान का अंतरिक्षयान हायाबुसा, मतलब सबके लिए आ रही है देखा जाए तो। क्या है ये डिलीवरी? ये धूल है किसकी? एक एस्टेरॉयड की। ठीक है, रिसर्च होगा इसके ऊपर। तो देखिए यह डिलीवरी है 30 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित एक एस्टेरॉयड के धूल की। जापान का स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉयड की धूल लेकर धरती पर वापस आ रहा है। अगर जापान इस मिशन में सफल हो जाता है तो वह चीन के बाद बड़ा काम करेगा, क्योंकि बेहद तेज़ी से उड़ते हुए एस्टेरॉयड की सतह से धूल लाना विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा कारनामा है। यह है वो एस्टेरॉयड। तो जापान का स्पेस क्राफ्ट है हायाबुसा 2, फ्रिज के आकार का है ये, और इसे दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। 6 साल हो गए हैं। इसने धरती से 30 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित एक एस्टेरॉयड, उसका नाम क्या है? रियुगु। न्यूज़ में पूछा जा सकता है, मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है। रियुगु से धूल उठाई है और इस एस्टेरॉयड को जापानी भाषा में ड्रैगन पैलेस, क्या नाम दिया गया? ड्रैगन पैलेस भी कहते हैं। इस एस्टेरॉयड पर लैंडिंग और उससे धूल उठाना भी अपने आप में बहुत बड़ा वैज्ञानिक करिश्मा था।
ठीक है, तो धरती पर आ गया सफलतापूर्वक, तो रिसर्च होगी। और क्या रिसर्च होगी कि क्या इतिहास है इन एस्टेरॉयड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हीलियम 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हीलियम 3 हीलियम का एक आइसोटोप है। हीलियम 3 में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और एक ही न्यूट्रॉन होता है और आणविक भार 3 होता है। हीलियम 3 चांद पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चांद पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है या पृथ्वी पर? चांद पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, करेक्ट है। दूसरा वाला भी करेक्ट है। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूट्रॉन होता है, आणविक भार होता है 3। हीलियम 3 हीलियम का एक आइसोटोप है। सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यहाँ पर डी है इसका आंसर। तो देखिए, हीलियम 3 चांद पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो एक हानि रहित प्रचुर ऊर्जा का स्रोत है। इसी के दोहन के लिए दुनिया के कई देश चांद से इसे पृथ्वी पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। हीलियम 3 जो है वो हीलियम का एक आइसोटोप है। आम हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका आणविक भार होता है 4। लेकिन हीलियम 3 में 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ही है न्यूट्रॉन और इसका आणविक भार होता है 3। देखिए, माना जाता है कि हीलियम का यह आइसोटोप फ्यूज़न रिएक्टर के लिए एक सुरक्षित आणविक स्रोत है, क्योंकि यह रेडियो एक्टिव नहीं है और इससे खतरनाक अपशिष्ट उत्पाद नहीं निकलते, अर्थात यह रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा। ठीक है, अब कहाँ से आया चांद पर हीलियम 3, इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए, चांद पर हीलियम 3 का प्रचुर भंडार जो है सौर पवन से आया है, जहाँ से उसे रोकने के लिए पृथ्वी की तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं चंद्रमा पर। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो आने देता है इसको। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यह हीलियम पृथ्वी पर नहीं आ सका। और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें सूर्य पर होने वाले सौर तूफानों के कारण पैदा होने वाली सौर पवनों से बचा लेती है। ठीक है, किंतु क्या करती है ये हीलियम 3 को भी नहीं आने देती पृथ्वी पर। ठीक है, और जिससे हीलियम 3 जो है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। अब इस कमी को चंद्रमा पूरा कर सकता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक संख्या 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ पर उइगर मुस्लिमों को उनके मजहब के खिलाफ रहने पर मजबूर किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है ऐसा? बांग्लादेश के ढाका में, पाकिस्तान के लाहौर में, चीन के सिंजियांग प्रांत में, या फिर भारत के पश्चिम बंगाल और असम में? कहाँ पर उइगर मुस्लिमों को उनके मजहब के खिलाफ रहने पर मजबूर किया जा रहा है? कहाँ पर? चीन के सिंजियांग प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर शिकंजा और कसता जा रहा है चीन। और हाल ही में खबर आई है कि चीन में उइगर मुस्लिमों को उनके मजहब के खिलाफ रहने पर मजबूर किया जा रहा है। साथ ही यहाँ री एजुकेशन कैंपों में रहते मुसलमानों से जो है जबरन खेतों में काम भी करवाया जा रहा है। ठीक है, कपास के खेतों में उइगरों की गुलामी के संदेह में जो है अमेरिका ने हाल ही में चीन से कपास लेने पर जो है रोक लगा दी है। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उइगर मुस्लिम, चीन का सिंजियांग प्रांत, याद रखना इसको। देखिए, चीन के सिंजियांग में मुस्लिमों के साथ अत्याचारों की लंबी लिस्ट है। ठीक है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने साल 2017 की शुरुआत में उइगरों पर कई प्रतिबंध लगाए थे। ये प्रतिबंध कौन से थे? इनमें लंबी दाढ़ी रखना, सार्वजनिक स्थानों पर नकाब पहनना जैसी बातें शामिल थीं। और तर्क था कि ये लोग आतंकवाद के खिलाफ चीन के अभियान के तहत लगाई गई है। मतलब ये जो रोक लगा रहे हैं ना चीन वाले कि लंबी दाढ़ी रखना ये नहीं रखोगे, सार्वजनिक स्थानों पर नकाब पहनना, ये सारी चीज़ें हम लगा रहे हैं। क्यों? आतंकवाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसके तहत लगा रहे हैं। मतलब ऐसा कहता था चीन। नकाब या दाढ़ी वाले उइगर मुस्लिमों पर बसों या दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलने की मनाही की खबरें भी चर्चा में आई थी 2017 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन देशों ने अपने बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस हस्ताक्षर के अनुसार ये देश उन क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखेंगे जहां वे वर्तमान में हैं। ठीक है, इस संघर्ष में लगभग 1200 लोगों से अधिक की मृत्यु हो गई है तथा हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। किसकी बात हो रही है? नारगोनो काराबाख क्षेत्र पढ़ाया था कुछ दिन पहले, प्रश्न बनाया था उसके ऊपर। आर्मेनिया और अजरबैजान का मुद्दा है ये। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो लड़ रहे थे कि ये क्षेत्र मेरा वो क्षेत्र तेरा, लेकिन बीच में रूस ने हस्तक्षेप किया है और इनकी संधि करवाई है। तो देखिए,
इन दो देशों के बीच, किन दो देशों के बीच? आर्मेनिया और अजरबैजान। देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता जो है रूस द्वारा की गई है। आर्मेनिया और अजरबैजान में 6 सप्ताह से सैन्य संघर्ष चल रहा है। ठीक है। इस शांति समझौते पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोलस पशियान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर किए हैं। अजरबैजान ने संघर्ष में अपने खोए हुए क्षेत्र के 15 से 20% से अधिक को पुनः प्राप्त कर लिया है। नया समझौता कहता है कि देश अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखेंगे, दोनों देश ये, इसलिए इससे अजरबैजान को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। प्रश्न क्रमांक संख्या 7 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सिक्किम में एक पायलट परियोजना के रूप में केसर की खेती का सफल प्रयोग किया है? प्रश्न में उत्तर गलती से डाल दिया गया है। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक पायलट परियोजना के रूप में केसर की खेती का सफल प्रयोग किया है? तो उत्तर क्या है इसका? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, बी। तो देखिए हाल ही में सिक्किम में एक पायलट परियोजना के रूप में केसर की खेती का सफल प्रयोग किया गया है। इस सफल प्रयोग से आशा बढ़ गई है कि केसर का कटोरा जो अभी तक कश्मीर तक ही सीमित था, अब उसका जल्द ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक विस्तार हो सकता है। ठीक है। देखिए उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जुलाई में कश्मीर में पैदा होने वाले केसर को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। ठीक है, याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए केसर का उत्पादन लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है। ठीक है। और भारत में पंपोर क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। कौन सा? पंपोर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का। इसका केसर के उत्पादन में मुख्य योगदान है। इसके बाद बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिले का स्थान है। केसर पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके औषधीय गुणों को कश्मीर की समृद्ध संस्कृति विरासत का हिस्सा माना जाता है। केसर की खेती कश्मीर के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित है, इसलिए इसका जो व्यापक उत्पादन है वो सीमित है। ठीक है। हालांकि नेशनल मिशन ऑन केसर ने इसकी खेती को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये उपाय अभी तक विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय शैक्षणिक क्रेडिट बैंक के संदर्भ में कौन सा गलत है? राष्ट्रीय शैक्षणिक क्रेडिट बैंक, राष्ट्रीय शैक्षणिक क्रेडिट बैंक एक वाणिज्यिक बैंक की तरह कार्य कर सकता है क्या? राष्ट्रीय शैक्षणिक क्रेडिट बैंक एक डिग्री या डिप्लोमा या पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अपने अकादमिक मार्ग का चयन करने का एक सुगम माध्यम है क्या? यह बैंक नाबार्ड के साथ मिलकर काम करेगा क्या? मतलब क्या मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है? तो बताइए कौन सा गलत है। इसमें कुछ ऐसा भी है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, मतलब ये सारे सही हैं, लेकिन नहीं, ये वाला गलत है कि नाबार्ड के साथ काम करेगा। तो देखिए यह जो बैंक है राष्ट्रीय शैक्षणिक संग्रह संस्थान, ठीक है, के साथ मिलकर काम करेगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक संग्रह संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा, ना कि नाबार्ड के। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक क्रेडिट बैंक एक वाणिज्यिक बैंक की तरह कार्य कर सकता है, जिसमें छात्रों को खाता धारक के तौर पर तथा जिन्हें क्रेडिट बैंक क्रेडिट सत्यापन या डिग्री प्रमाणीकरण सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। देखिए राष्ट्रीय शैक्षणिक क्रेडिट बैंक डिग्री, डिप्लोमा या पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अपने अकादमिक मार्ग का चयन करने का एक सुगम माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, क्या है? गंगा नदी में डॉल्फिन और ऊदबिलाव समेत पानी में पाए जाने वाले जीवों की संख्या घट गई है। हाल ही में किए गए भारतीय वन्यजीव संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार गंगा नदी में जैविक विविधता मौजूद नहीं है। देखिए हाल ही में गंगा नदी में डॉल्फिनों और ऊदबिलाव समेत पानी में पाए जाने वाले जीवों की संख्या बढ़ गई है। अगर आप न्यूज़ पे देखोगे हाल ही का करंट का वीडियो गंगा नदी का या हरिद्वार का, ठीक है, या ऋषिकेश का, तो पानी देखना ब्लू हो गया है पूरा। ठीक है, लेकिन फिर से कचरा हो जाएगा अब। लेकिन देखिए हाल ही में किए गए भारतीय वन्यजीव संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार गंगा नदी में जैव विविधता मौजूद है। ये गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर। तो घटी नहीं है, बढ़ी है। डॉल्फिन बढ़ी, ऊदबिलाव बढ़े, अन्य वन्यजीवों की संख्या बढ़ी है। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट।
तो देखिए, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की 12वीं वर्षगांठ और गंगा उत्सव के मौके पर भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपने दूसरे चरण के सर्वे में पाया कि मुख्य गंगा नदी के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता हाई बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। देश में गंगा नदी तथा जैव विविधता पर किया गया पहला अध्ययन है, ठीक है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 26.3% हिस्से में गंगा और उसकी सहायक नदियां 11 राज्यों से होकर बहती हैं। मुख्य रूप से गंगा नदी 5 राज्यों से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, पता होगा आपको। गंगा नदी में डॉल्फिन और ऊद बिलाव समेत, ऊद बिलाव क्या होता है यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ठीक है, वीडियो आ जाएगी। किसकी तरह होता है? उसकी तरह दिखता है, नेवले की तरह, ठीक है। पानी में रह सकता है, धरती पर रह सकता है। अब देखिए, जीवों की संख्या जो है गंगा नदी में डॉल्फिन, ऊदबिलाव समेत पानी में पाए जाने वाले जीवों की संख्या बढ़ गई है, घटी नहीं है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गंगा में प्रदूषण का स्तर घटने और नदी की स्वस्थ स्थिति को दिखाता है, ठीक है। जीवों की संख्या बढ़ना, गंगा नदी में रहने वाले जीवों की संख्या बढ़ने का अर्थ नहीं है कि यह नदी पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त हो गई है, ठीक है। जीवन के विकास के लिए एक निश्चित मानक होते हैं जिनको प्राप्त करना भी तो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम प्रश्न है, ये राष्ट्रीय मानसून मिशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। वर्ष 2019 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसून मिशन लॉन्च किया था। राष्ट्रीय मानसून मिशन के निष्पादन और समन्वय की जिम्मेदारी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की है। गलत है पहला स्टेटमेंट, बहुत पुराना है ये, ठीक है, 2019 में नहीं, इससे पहले का है। राष्ट्रीय मानसून मिशन के निष्पादन और समन्वय की जिम्मेदारी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की है। केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला गलत है। तो कब का है ये? 2012 का। तो वर्ष 2012 में, ना कि 2019 में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसून मिशन लॉन्च किया था। राष्ट्रीय मानसून मिशन के निष्पादन और समन्वय की जिम्मेदारी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे की है। इसका उद्देश्य है लघु, मध्यम और लंबी दूरी के पूर्वानुमानों के लिए एक अति आधुनिक गतिशील मानसून भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करना, ठीक है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, थोड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन थी, हम तीव्र गति से चले। इस तीव्र गति से चलने की प्रक्रिया में यदि कोई शब्द छूट गया हो तो क्षमा करना, थोड़ा जल्दी में है। धन्यवाद।